आप सभी का स्वागत है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आप तो हमको पहचान ही गए हैं। हम अभिषेक कुमार जो आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं बिहार बोर्ड का। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 6 तक पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर को यानी 6 भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। हम ज़्यादा बड़ा बड़ा आपके लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, इसको अलग अलग पार्ट में बना रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में आसानी से आपको चीज़ें समझ में आए। और साथ ही साथ वीडियो इसलिए भी छोटा रखा जा रहा है ताकि आप अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाएं। आप 15 मिनट निकाल कर कभी भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो 15 मिनट कोई बड़ा समय नहीं है। और साथ में आपको जब भी मौका मिले आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7। आज हम लोगों में क्या पढ़ेंगे पार्ट 7 में, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चा लोग, पार्ट 7 में आपको पढ़ना है किसके बारे में? मेजनी के बारे में। ठीक है। अब देखिए हम बताए थे कि मेजनी इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किए थे। अब हम लोग डिटेल में जानेंगे मेजनी के बारे में। ठीक है। तो देखिए मेजनी कौन था? तो मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक आपको तो पहले ही पता है कि मेजनी क्रांतिकारी था। उसने बदलाव लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका जो गुण था, वो पेशे से वो कैसा था, उसका सोच क्या था, वो सब चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो बच्चा लोग, मेजनी साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति तो वो है ही था। ठीक है। लेकिन तो जो उस समय राजनीतिक स्थिति थी, लेकिन उसको उस राजनीतिक स्थिति की उतनी समझ नहीं थी। ठीक है। तो वो किसी चीज़ के बारे में आदर्शवादी होकर, आदर्श के बारे में एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि आदर्श चीज़, आदर्श बातें, उसको लेकर अधिक फोकस था। इस कारण उसमें आदर्शवादी गुण अधिक थे, जो कि जाहिर सी बात है व्यवहारिक रूप में अगर हम देखने जाएंगे तो आदर्शवादी गुण आपका उतना काम नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन जब मेजनी को भागना पड़ा था तो मेजनी ने भागने के बाद भी अपनी हार नहीं मानी थी। ठीक है। तो जब 1848 में क्रांति का दौर आया, ठीक है, मेटरनिक के कारण मेजनी को भागना पड़ा था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसने इटली पर कब्जा किया हुआ था। ठीक है। तो जब 1848 के दौर में फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में क्रांति हो रही थी, तो मेटरनिक को भी ऑस्ट्रिया छोड़कर क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। ठीक है। जब मेटरनिक ऑस्ट्रिया छोड़कर भागा तो इसका फ़ायदा किसको मिला? मेजनी को मिला। ठीक है बच्चा लोग। और मेजनी का पुनः आगमन हुआ कहाँ? इटली की राजनीति में। ठीक है। और मेजनी ने इसके बाद अपने प्रयासों से कोशिश करके इटली का एकीकरण कर कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था। ठीक है। लेकिन आपको बताए थे कि क्या कहते हैं, जब वेना की संधि हुई थी तो इटली को 2 भागों में बांट दिया गया। इटली को 2 भाग थे, जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट थे, उनको मिला दिया गया था। ठीक है। तो अब देखिए, जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक था कौन? चार्ल्स एल्बर्ट। तो वो मेजनी को साथ ना रखकर, मेजनी के बातों को ना रखकर, वो चाहता था कि जो ये विलय हो, जो एकीकरण हो, वो किसके नेतृत्व में हो? चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में। तो एक तरफ मेजनी का अपना मांग था, सोच था, दूसरी तरफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक जो था एल्बर्ट, उसका अपना सोच था। और आपको पहले ही बताए थे कि जो पोप था, तो पोप भी क्या चाहते थे कि इटली को शासक के हाथ में ना देकर एक धर्म राज्य बनाए। ठीक है। यानी धर्म राज्य मतलब वहाँ चर्च से रिलेटेड या फिर जो उनका धार्मिक आस्था है उससे संबंधित बातें हों, उससे संबंधित चीज़ें हों, है ना। तो अलग लोगों की सोच थी, अलग अलग विचार थे। तो अलग अलग सोच और विचार के कारण अब क्या होने लगा? विचारों का टकराव होने लगा। अब इन विचारों के टकराव के कारण बच्चा लोग, जो इटली का एकीकरण का मार्ग था वो क्या होने लगा? अवरुद्ध होने लगा। ठीक है। इसके बाद जब आपको बताए थे कि ऑस्ट्रिया का चांसलर भाग गया, लेकिन उसके बाद भी ऑस्ट्रिया ने
इटली के कुछ भागों पर फिर से आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, ठीक है। और उधर जो सार्डिनिया का शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, इसके कारण जो ऑस्ट्रिया के साथ जो युद्ध हुआ या जो कोशिश किया गया ऑस्ट्रिया के द्वारा, उसमें किसकी हार हो गई? एल्बर्ट की हार हो गई। फिर से ऑस्ट्रिया ने इटली में जो आंदोलन हो रहा था उसमें अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और ये जो जनवादी आंदोलन था उसको क्या किया? कुचल दिया, ठीक है। और फिर से मेजनी की हार हुई और मेजनी को फिर से भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा। कहाँ से? तो इटली से। कोई दिक्कत बच्चा लोग? अब अभी तक हम लोग एकीकरण का पहला चरण पढ़ रहे थे, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था वो जान रहे थे, ठीक है। तो 1848 तक जितना भी कोशिश हुआ ना बच्चा लोग इटली का एकीकरण का, सब विफल हुआ, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी, उनको समझ में आया और लोग इटली में आंदोलनों में पार्टिसिपेट करने लगे, भाग लेने लगे, जिससे जन जागरूकता बढ़ी, ठीक है। अब देखिए उसी दौरान इटली का में नया राजा आया, कौन? विक्टर एमेनुअल, ठीक है। और विक्टर एमेनुअल कैसा था? तो वो राष्ट्रवादी विचारधारा का था, ठीक है, और वो इटली के एकीकरण में विश्वास रखता था। तो विक्टर एमेनुअल ने इटली के एकीकरण का जो प्रयास था उसको कंटिन्यू रखा, जारी रखा, और इसके लिए इसने किसको बनाया? अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए विक्टर एमेनुअल, मतलब इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए इसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया, ठीक है बच्चा लोग। तो अभी तक हम लोग इन लोगों ने मेजनी के बारे में जाना, अब हम लोग थोड़ा बहुत एमेनुअल के बारे में जाने, अब हम लोग जाने के काउंट काबूर के बारे में, जो कि सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था, जिसकी नियुक्ति एकीकरण करने के लिए किसने की थी? विक्टर एमेनुअल ने। तो बच्चा लोग काबूर था ना, जो एक सफल कूटनीतिज्ञ और राजनीतिवादी था, ठीक है। काबूर कैसा था? तो एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काबूर के नज़र में इटली के एकीकरण में कौन सबसे बड़ा बाधा था? ऑस्ट्रिया। किसके एकीकरण में? काबूर के नज़र में कौन सबसे बड़ा बाधा था? ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो काबूर का मानना था कि जब तक ऑस्ट्रिया को हराया नहीं जाएगा तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। तो काबूर ने क्या किया? ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती बनाई, ठीक है। और 1553-54 में एक युद्ध हुआ जिसको क्रीमिया, आपको पूछता है भी है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो आपको जवाब देना है 1553-54 में, ठीक है। तो ये जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था बच्चा लोग, इसमें काबूर ने युद्ध में भाग लिया था, लेकिन किसकी ओर से? फ्रांस की ओर से, ठीक है। लेकिन फ्रांस ऐसा नहीं कि वो मांग किया था या मदद मांगा था कि वो मदद करे काबूर युद्ध में पार्टिसिपेट के दौरान, लेकिन ये अपने मन से, ठीक है, लाभ लेने के लिए काबूर ने फ्रांस का मदद करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब ये लाभ लेने के लिए ही काम किया था तो इसको लाभ मिला भी, किसको? काबूर को, ठीक है। अब देखिए युद्ध जब समाप्त हुआ तो पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ शांति सम्मेलन बुलाया गया? पेरिस में, ठीक है। अब चूंकि पिडमोंट का जो राजा था कौन? सार्डिनिया पिडमोंट का विक्टर एमेनुअल, और उसका प्रधानमंत्री कौन था? काबूर। और काबूर ने युद्ध में भी भाग लिया था। तो जब शांति सम्मेलन हुआ तो उसमें फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ साथ किसको बुलाया गया? पिडमोंट को भी बुलाया गया, ठीक है। तो जब पिडमोंट को बुलाया गया यानी तो इसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से किसको मिला? काबूर को मिला, और काबूर का महत्व क्या हुआ? बढ़ा, ठीक है। अब काबूर ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काबूर को मौका मिला फ्रांस के सामने बात रखने का, और काबूर ने कहा कि इटली में जो ऑस्ट्रिया इंटरफेयर करते रहता है, इटली के क्षेत्र पर जो कब्जा करके बैठा हुआ है, वो क्या है? गैर कानूनी है, ठीक है। अब जब इटली के खिलाफ
इटली के लिए इतनी बड़ी बातें बोली गई ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया किसके साथ हुई, इटली की ओर पूरी दुनिया का ध्यान गया। ठीक है, और इस तरह से काबूल ने अपना कूटनीतिक सूझबूझ से जो इटली की समस्या थी उसको अब यूरोप के सामने रखा और इसे पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। ठीक है, तो इस बातों से हम लोग को पता चलता है कि काबूल कितना बुद्धिमानी से युक्त व्यक्ति था। ठीक है, अब देखिए काबूल ने क्या किया, तो उस समय जो फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय, तो देखिए काबूल ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की। ठीक है, और संधि में क्या मांग किया काबूल ने कि फ्रांस ऑस्ट्रिया के खिलाफ जब भी पिडमॉन्ट का युद्ध होगा उसमें फ्रांस किसका साथ देगा, किसका, पिडमॉन्ट का साथ देगा, यानी सैन्य समर्थन करेगा फ्रांस पिडमॉन्ट का। ठीक है, तो अब बदले में क्या होना चाहिए था, तो बदले में पिडमॉन्ट ने क्या किया, नीस और सेवाय, ठीक है, नीस और सेवाय दो रियासत को पिडमॉन्ट ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ वो तो ठीक है, लेकिन फ्रांस को की मदद के बदले काबूल को अपना दो रियासत देना नहीं चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब जो ये इतिहास की घटनाएं ये तो हो चुकी है। ठीक है, तो ये नीस और सेवाएं नामक दो रियासत काबूल ने किसको देना स्वीकार किया, फ्रांस ने को। अब देखिए फ्रांस ने कहा, काबूल को आश्वासन भी दिया कि अगर उत्तर और मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमॉन्ट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। यानी जो नेपोलियन तृतीय ने आश्वासन दिया कि उत्तर और मध्य इटली की जो रियासतें हैं अगर जनता पिडमॉन्ट के समर्थन में और पिडमॉन्ट के साथ एकीकरण चाहती है तो फ्रांस इसके विरोध में नहीं रहेगा। अब देखिए जो हम ये बोले नीस और सेवाय के बारे में, तो ये इस बातों को लेकर काबूल की भी आलोचना की जाती है क्योंकि उसने नीस और सेवाय प्रांत को किसको दिया, फ्रांस को देने के लिए तैयार हो गया। कहीं ना कहीं ये जो हुआ वो लोगों को लगता था कि इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया था। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि उस समय इटली जैसा कोई राष्ट्र नहीं था, नक्शा में इटली जैसा नहीं था। हाँ, सार्डिनिया पिडमॉन्ट था जिसका प्रमुख कौन था, काबूल था। ठीक है, तो ऐसा बात था कि अगर सार्डिनिया पिडमॉन्ट दो प्रांत को खो दे भी देता है और उसको उत्तरी और मध्य इटली का साथ मिल जाता है, यानी उत्तरी और मध्य इटली मिलकर एक हो जाता है, तो ये उसके लिए क्या थी, बड़ी उपलब्धि थी। किसके लिए, काबूल के लिए। ठीक है, क्योंकि काबूल का मानना था कि बिना फ्रांस के मदद के इटली का एकीकरण संभव नहीं है। तो ये किसका सोचना था, काबूल का। उम्मीद है बच्चा लोग आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए 1862 तक, ठीक है, इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर जो भी रियासत बचा हुआ था ना बच्चा लोग, उसका विलय हो गया कहाँ, रोम में। ठीक है, और सभी ने किसको शासक मान लिया, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो शासक था विक्टर इमैनुअल, उसको सभी ने शासक मान लिया। अब देखिए उसी दौरान दक्षिण इटली के बारे में बात की जाती है। तो देखिए दक्षिण इटली में एक महान क्रांतिकारी हुए कौन हुए बच्चा लोग, गैरीबाल्डी। ठीक है, तो गैरीबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली की रियासत को एकीकरण का कोशिश किया और वहाँ गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। जैसा कि आप फिगर ये देख रहे हैं, ये महाशय हैं गैरीबाल्डी। ठीक है, और इन्हीं के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। ठीक है, अब हम जानेंगे कि गैरीबाल्डी कौन था। तो देखिए गैरीबाल्डी बच्चा लोग पेशे से नाविक था। ठीक है, और वो किसका समर्थक था, विचारों से मेजनी का समर्थक था। ठीक है, लेकिन बाद में वह काबूल से भी प्रभावित हुआ था और वह संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर भी बन गया था। कौन, गैरीबाल्डी। ठीक है, तो गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली के एकीकरण के लिए वहाँ पर क्या किया, अपना संवैधानिक
राजतंत्र का तो वो पचतर बना ही था, और वहाँ पर उसने दक्षिण इटली में अपने कर्मचारी और स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, ठीक है। और उसने क्या किया, उनको लेकर, अपने सैनिकों को लेकर इटली का जो प्रांत था सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो था बुर्बो डायनेसिटी का शासन था, ठीक है। और बुर्बो डायनेसिटी के अत्याचार से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। जिसके कारण ये लोग, यहाँ की जो जनता थी, सेशेल्स की जनता, सिसिली और नेपल्स की जनता, वो किसका समर्थक बन गई थी? गैरीबाल्डी की। और वो गैरीबाल्डी से मदद मांगे थे, ठीक है। और गैरीबाल्डी ने यहाँ क्रांति किया और सेशेल्स, सिसिली और नेपल्स को बुर्बो डायनेसिटी के अत्याचारों से मुक्ति दिलाया। और वहाँ पर इसने क्या किया? गणतंत्र की स्थापना की और खुद को विक्टर एमेनुअल का प्रतिनिधि घोषित किया और वहाँ का सत्ता संभाल लिया। कौन? गैरीबाल्डी। कहाँ का बच्चा लोग? तो दक्षिण इटली के सिसिली और नेपल्स का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए, गैरीबाल्डी कहीं ना कहीं इसके विचार से प्रभावित था काबूर का, लेकिन काबूर है ना, जो गैरीबाल्डी के विचार से सहमत नहीं होता था। लेकिन काबूर इस बात से सहमत हुआ, खुश हुआ कि जो दक्षिण का अभियान है उसको गैरीबाल्डी ने सफल रूप से अंजाम दिया, जिसके कारण उसने गैरीबाल्डी का समर्थन किया, ठीक है। 1862 में गैरीबाल्डी ने बच्चा लोग रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, ठीक है। तो काबूर ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया, ठीक है। वो नहीं चाहता था कि गैरीबाल्डी रोम पर आक्रमण करे, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया काबूर ने? रोम की रक्षा के लिए पिडमोंट की सेना भेज दी, ठीक है। जब ये बातें हुई तो तब तक गैरीबाल्डी और काबूर का मुलाकात नहीं हुआ था, लेकिन दोनों इटली के एकीकरण के लिए काम कर रहे थे। तो इसके बाद गैरीबाल्डी और काबूर का मुलाकात हुआ। तो जब गैरीबाल्डी काबूर से मिला, उससे प्रभावित होकर उसने रोम पर आक्रमण का जो अभियान चलाने की कोशिश की थी, उसको क्या किया? त्याग दिया। और इसके बाद गैरीबाल्डी ने क्या किया? तो जो दक्षिण इटली का क्षेत्र जीता था, बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी विक्टर एमेनुअल को सौंपने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। तो गैरीबाल्डी ने दक्षिण का क्षेत्र शामिल कर दिया इटली गणराज्य में, ठीक है। और इसके बाद जो विक्टर एमेनुअल था, उसने गैरीबाल्डी को दक्षिण का शासक बनाने का प्रस्ताव दिया, ठीक है। तो गैरीबाल्डी ने ये जो विक्टर एमेनुअल का प्रस्ताव था उसको क्या किया? अस्वीकार कर दिया। और उसने कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति किसके लिए समर्पित करता हूँ? अपने देश को समर्पित करता हूँ। और उसने अपना संपत्ति, अपना युद्ध से जीता हुआ क्षेत्र सब किसको दान दे दिया? विक्टर एमेनुअल को। और इसका एक ही सपना था कि इटली का क्या हो? एकीकरण हो। और उसने किसने? गैरीबाल्डी ने किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है। तो गैरीबाल्डी का जो ये त्याग और बलिदान की भावना थी, इसका प्रभाव हमारे भारत में भी देखने को मिला। ये जो गैरीबाल्डी का जो चरित्र था, इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया। और इनसे हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय बहुत प्रभावित हुए। और इन्होंने गैरीबाल्डी का जीवन चरित्र और जीवनी भी लिखा। जैसे बच्चा लोग अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गैरीबाल्डी का जीवन चरित्र लिखा था, तो आपको क्या जवाब देना है? लाला लाजपत राय, ठीक है। तो 1862 में बच्चा लोग काबूर की मृत्यु हो गई, ठीक है। लेकिन काबूर की मृत्यु के बाद इटली का एकीकरण उसके समय में तो नहीं हो पाया था, तो वो इटली का पुनः एकीकरण नहीं देख पाया, क्योंकि रोम और वेनेशिया अभी भी इटली के साथ नहीं थे, ठीक है बच्चा लोग। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्या हुआ था जब गैरीबाल्डी, ये काबूर की मृत्यु हुई, तो फिर कैसे इटली का एकीकरण हुआ,
फिर इटली का एकीकरण में किसने कितना प्रयास किया, क्योंकि काबूल तो बिना एकीकरण किए हुए वो मर गया, तो जाहिर सी बात है इटली का तो एकीकरण हुआ है। तो वो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बच्चा लोग बाय। और हाँ, अपने आसपास सफाई रखिए, लोग अपना ख्याल रखिए, बड़ों को आदर दीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, और इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जीवन की सीढ़ियों चढ़ते रहिए। मिलते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।